Hello everyone, how are you all? I know I am super late this time, and but good things take time. So yeah, I was actually a little busy with a lot of stuff, but now finally I'm coming up with a video for class 8, and the name of the chapter is Marginalization and Social Justice. Okay, so let's get started with the video. So yeah, I'm finally back, and yes, we have a small prakriya that we always follow, and a small positive thought जिससे हम सबको थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, enlightenment मिलता है. And if I talk about today, तो आज एक छोटा सा प्यारा सा thought ये है कि start focusing on your work. ठीक है, हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन योर पढ़ाई थिंग्स, बट लाइफ में ना कभी कभी आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं कि ऐसा ना हो कभी हमेशा केवल वर्क 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 हो, केवल फ्रेंड्स 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 हो, या कि हर चीज़ को ना आप एक ही धुन में लेके नहीं चल सकते हो. सो यू ऑलवेज नीड टू बी फोकस एंड हैव अ बैलेंस लाइफ स्ट्रक्चर. व्हेन आई से दैट फोकस ऑन योर वर्क, इट सिंपली मीन्स फोकस ऑन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. वर्क मतलब केवल पढ़ाई नहीं होती, वर्क केवल प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, वर्क केवल स्कूल जाना नहीं होता, वर्क केवल कॉलेज जाना नहीं होता. वर्क मतलब होता है एवरीथिंग, जस्ट वर्कआउट. हम कभी कभी बोलते हैं ना वर्कआउट ऑन योर प्लान्स, तो इसका मतलब है जो भी आस पास आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का, या आप फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, दैट इज ऑल्सो इन अ वे इट्स अ वर्क. सो जस्ट गो विद योर प्लान्स, फोकस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग कि आपको क्या चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है उस टाइम के अकॉर्डिंग. एंड यस, work upon it, and all the best to everyone for their future, for their upcoming examinations, upcoming few endeavors and everything. Okay, so finally let's get started with the video, and the chapter for today is marginalization and social justice. See, when we talk about marginalization, तो हम उन ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं जिनको बहुत टाइम पहले ना डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था. अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, जो बहुत टाइम पहले बहुत लोगों ने किया था और उसको रिलीजियसली फॉलो किया था, विच केम टू बी अ बिग ब्लंडर, जिसकी वजह से आज हमारे पास ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ नहीं पाई हैं और अपने लिए वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाई हैं. तो जब हम मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, हम बात करेंगे एससीज के बारे में, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट. हम बात करेंगे एसटीज के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और हम बात करेंगे ओबीसीज के बारे में, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड ऑल्सो द माइनॉरिटी ग्रुप. माइनॉरिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है इन डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बट येस, यूनियन गवर्नमेंट ने 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी बताया है, उसके बारे में बात करेंगे. और अदर सेक्शन, अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे. बट इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, हम बात करेंगे एससी एसटीज एंड ओबीसीज के बारे में. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द शेड्यूल कास्ट. बेसिकली इनको दलित्स बोला जाता था, एंड इनके साथ ही ना हमने मतलब जो हमारे जो पूर्वज थे, जो लोग थे, जो हमारे जो एंशियंट आई मीन पास्ट में जिन्होंने इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन किया था, इस वजह से क्या हुआ था, कुछ कास्ट थी, कुछ कम्युनिटीज़ थी जो मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाई. उसमें से एक आई थी शेड्यूल कास्ट, जिनको हम बोलते हैं दलित्स. अब उनके साथ क्या हुआ था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया था. जब मैं हम बोलते हैं तो वी टॉक अबाउट इंडियंस. हम सब ने ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है, हमने फेस किया हुआ है, तो वी कैन टॉक एंड वी, और हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई जहाँ पे हमने केवल कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ. तो बहुत लोगों ने जब उनको डिस्क्रिमिनेट किया तो एक अलग से कम्युनिटी बन गई थी और उनका नाम था दलित्स. अब उनके साथ क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे वर not allowed to go into the public places, they were not allowed to work for the people of the upper caste, they were not allowed to draw water from the wells of the people of upper caste. and उनके पास एक ही काम था कि वो केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है हेरिडिटरी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं. मतलब जो बाबा जी ने किया वही पापा जी करेंगे और वही उनके बच्चे करेंगे. ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ, वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड रह गए.
ठीक। फिर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी अराउंड 1948 के अराउंड, इट टुक्स लाइक 2 years 11 months and 18 days टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब जो है कुछ नॉर्म्स लाए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था पहले। इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया एंड बेसिकली उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सकें। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली हमें स्केड्यूल कास्ट से ये समझ में आया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो एससी, जो दलित कम्युनिटी थी, वो कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आ पाई, उनके लिए वेलफेयर नहीं हो पाया, वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए। बट जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो हमारे लिए कुछ प्रोविजंस लाए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल untouchability has been abolished and its practice in any form has been made a punishable offense under Article 17. That is, Article 17 of the Indian Constitution talks about abolition of untouchability. Next, the scheduled caste cannot be denied entry to public places. अब क्या होता था कि public places पे entry deny हो जाती थी, temples में नहीं जा सकते थे, water they cannot draw water from the wells, तो इन सब चीज़ों को पब्लिक वेल्स एंड वाटर टैंक, तो इन सब चीज़ों को डिनाई कर इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दिया गया। फिर नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चाइल्ड या कभी वो किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है जस्ट बिकॉज उसकी कम्युनिटी या वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको एडमिशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसका फुल फ्लेजेड राइट है, राइट टू एजुकेशन। सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स। येस, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन, वहाँ पे सीट्स इनकी रिजर्व होती हैं। देन टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ एससी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन द लोकसभा एंड इन विधानसभा। इनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो है पार्लियामेंट, लोकसभा एंड विधानसभा में रिजर्व रहती हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन अ मेजर फोकस। मतलब जितने भी पहले जो 5 year प्लान्स, आप सबको पता है कि 2015 में नीति आयोग आ गया था, लेकिन उससे पहले जो 5 year प्लान्स हैं उनमें से बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए थे कि वो जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए एंड दे शुड वर्क। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस बनाई गई थी टू लुक अप टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट. I hope you have understood about the SCs, that is the scheduled caste. Now coming about the scheduled tribes. See, as the word says tribes, मतलब tribal groups. अब जो tribal groups होते हैं ना, वो उन लोग के लिए उनका एक different culture होता है, एक different custom होता है, एक different belief, tradition, सब कुछ एक बहुत different criteria होते हैं। तो अब क्या हुआ, जो STs हैं बेसिकली इनके ये भी जो है आपको ना जितने भी एरियाज हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे। इनको कभी कभी नोमैडिक हर्डर्स भी बोला जाता है बिकॉज दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब एंड इन सर्च ऑफ अ डिफरेंट प्रोफेशन और सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से एक एसटी का एक ग्रुप बनकर आया जिसको हम बोलते हैं आदिवासी। एससीज को क्या बोलते हैं हम? दलित। लेकिन जब हम एसटीज की बात करते हैं हम बात करते हैं आदिवासी की, राइट। सी, जब सेंसस हुआ था, इंडिया का सेंसस मतलब जनगणना हुई थी, जब लोगों को गिना गया था, जनगणना, ओके। जब सेंसस हुई थी 2011 में, इट केम आउट दैट 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, नाउ देयर आर गोंड्स, भेल, संथाल्स, ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम हैं जो डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं। नाउ सी, जो ट्राइबल्स हैं अभी मैंने बताया, दे हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल, दे हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, कस्टम एक्सेट्रा, एंड दे मोस्ट ऑफ देम, जितने भी वो लोग हैं, बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते हैं, जिस वजह से दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो एंड दे आर नॉट इवन इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. Okay, their geographical isolation, economic backwardness and lack of education have led to their exploitation. Now, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी एट्रोसिटीज़, एक SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आया था 1989 में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई थी 1999 में टू लुक अप फॉर देयर वेलफेयर। देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गिविंग कंसेशंस, इनको कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंसेशंस और रिजर्वेशंस मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनको अपलिफ्ट करने के लिए और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं ताकि इन लोगों का सुधार हो सके और ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ पाएँ और इनको इनके स्टेटस से अपलिफ्ट किया जाए।
शेड्यूल ट्राइब्स रिसीव, और इनको बहुत ही ईजी टर्म्स में लोन्स भी मिल जाता है. Now coming to OBCs. See, OBCs have been defined in our constitution जो socially और educationally backward हो, उनको उन classes को बोला जाता है OBCs, that is the other backward classes. उनको भी जो है एक constitutional importance मिली हुई है. For example, if I talk about Article 340 and Article 341, see Article 340 states that the government shall promote the welfare of the OBCs. मतलब ये गवर्नमेंट का काम है कि जितना भी वेलफेयर हो OBCs का गवर्नमेंट उसे प्रमोट करे. Article 341 states that president is empowered to appoint a commission to investigate the condition of the socially and educationally backward classes. president of India के पास पूरी पावर है कि वो जो है लुकअप करे into the matters of the OBCs और जो भी कंडीशन है उनकी इन्वेस्टिगेट करें एंड उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश की जाए. अगर हम OBCs के लिए उन स्टेप्स की बात करें, जो उनके स्टेप्स जो लिए गए हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, सबसे पहले जो बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है 27% रिजर्वेशन हैज़ बीन देयर इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द OBCs. Government of India and the state governments have launched various schemes for the welfare. OBCs are given financial assistance through pre-metric जितनी भी scholarships वगैरह होती हैं उसमें OBCs are there. Assistance is given to voluntary organization who work for the welfare of OBCs. Ministry of Social Justice and Empowerment looks after the welfare of OBCs. मतलब Ministry of Social Justice and Empowerment जो SCs के टाइम पे थी वही जो है OBCs को भी look after करती हैं. और जो schedule tribe के लिए जो बनाई गई थी मिनिस्ट्री वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जो कि थी 1999 में बनाई गई थी, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. क्लियर? ओके. नाउ कमिंग लिटिल बिट अबाउट माइनॉरिटीज. तो माइनॉरिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिटेलिंग में दिया गया हो, बट येस यूनियन गवर्नमेंट ने 5 कम्युनिटीज़ को डिक्लेयर किया एज माइनॉरिटीज़, जैसे मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट. एंड इनके लिए कुछ डिफरेंट प्रोविजंस जो है इंक्लूड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. अब इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 30 स्टेट्स दैट ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. वो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ये लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं और अपनी जो स्क्रिप्ट एंड कल्चर है उसे फॉलो कर सकते हैं. यही आपका आर्टिकल 29(1) कहता है. देन आर्टिकल 350 स्टेट्स एज स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर द फैसिलिटीज टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एंड प्राइमरी स्टेज. येस, अगर कोई भी देखो, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वो रिलीजियसली एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो बैकवर्ड रह गए उनको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं. तो जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें मदर टंग में ऑल द स्कूल्स आर अलाउड, ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड एट द प्राइमरी स्टेज टू टीच द स्टूडेंट्स इन देयर मदर टंग. Clear? Now we will be talking about some other marginalized groups in my part 2 of the video. Till then, stay safe, stay safe, take care, and yes, do love yourself, feel proud of yourself because you are important. So yeah, bye everyone and take care.